हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। भागदौड़ नागरिकता तक पिछली वीडियोज के माध्यम से कवर कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे भाग 3, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारा मनोबल और अधिक बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। तो जानते हैं भाग 3, जिसमें सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। उन अधिकारों को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में बहुत ही अच्छे ढंग से पिरोया है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो इन अधिकारों को आपको जरूर जानना चाहिए, जिन अधिकारों के बिना आप जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जानते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए ऐसे कौन कौन से अधिकार संविधान में सुरक्षित किए हैं। मौलिक अधिकार, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। इसकी चर्चा भाग 3 में की गई है। मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत की गई है। तो इसको याद रखना, मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत की गई है। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, इन नामों से भी जाना जाता है। तो इसको भी याद रखना, मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र, इन नामों से भी जाना जाता है। जो फंडामेंटल राइट्स है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे संविधान निर्माताओं पर कमेंट करते हैं कि दूसरे देश के संविधान से कॉपी करके भारत का संविधान बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि हम किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयों को जान लेते हैं और उसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो इसमें कौन सी बुराई है। व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को पहचानना और उसे अडॉप्ट करना अपने आप में भी एक पावरफुल आर्ट है जो हर कोई नहीं कर सकता है। तो अलग अलग देश के संविधान से कुछ अच्छी बातें इंप्रूवमेंट के साथ अडॉप्ट की गई हैं, तो इसमें कौन सी कॉपी पेस्ट की बात है। देश के संविधान से बातों को ग्रहण करने के लिए उस देश के संविधान को गहराइयों से जानना भी तो आवश्यक है। आज हम लोगों से हमारे देश का संविधान तो पढ़ा नहीं जाता, तो उन महान लोगों के विषय में कमेंट मत करिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी। इनके बराबर संविधान सभा में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था। BN राव थे जिनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक था। तो आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को समझने से पहले हमारे सामने कुछ प्रकार के प्रश्न हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं तब मूल अधिकारों की ओर बढ़ते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, ये अधिकार मूल अधिकार क्यों कहे जाते हैं। मतलब ये जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार क्यों कहे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मूल अधिकार किसे प्राप्त है। तीसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का महत्व क्या है। तो इन प्रश्नों को हम थोड़ा समझ लेते हैं तब मूल अधिकारों की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, ये अधिकार मूल अधिकार क्यों कहे जाते हैं, तो बताना चाहूँगा, जो अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसके अभाव में एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये मूल अधिकार इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसके अभाव में एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, मूल अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी देता है। स्पष्ट है कि मूल अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, सभी को प्राप्त है। तो सभी मूल अधिकारों को पढ़ने के बाद हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और ऐसे कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना तथा राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देना, इसका मुख्य महत्व है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, क्योंकि
जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य क्या है। तो राज्य जो है भारत सरकार और भारत की संसद जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य का मतलब स्टेट वाला राज्य नहीं, इसमें राज्य का मतलब कुछ दूसरा है, तो समझिए उसको। भारत सरकार और भारत की संसद राज्य के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की जो सरकार है और विधानमंडल के जो सदस्य हैं वह भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो है सभी प्राधिकारी, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, तो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, ग्राम पंचायत हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, ये सब भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अन्य सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की है, ऐसी सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना जो है सरकार ने की है, यह भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ राज्य शब्द का मतलब उन सभी व्यक्ति व संस्थाओं से है जिनकी स्थापना सरकार ने की है या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती हैं, वह सारी संस्थाएं व व्यक्ति राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, मतलब राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या उसके प्रभाव को कम करती है। तो अनुच्छेद 13 कह रहा है कि राज्य इस प्रकार की कोई विधि, नियम, कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को छीनती है या उसके प्रभाव को कम करती है। तो यह जो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। तो अनुच्छेद 13 जो है यह मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण मतलब कम करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। संविधान के प्रारंभ से पूर्व मतलब संविधान के प्रारंभ से पूर्व मतलब संविधान बनने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां मूल अधिकारों की उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। मतलब संविधान बनने से पहले जो भारत के राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विधियां एवं नियम कानून बनाए गए थे, वह जो है जिस मात्रा तक इसका उल्लंघन करेंगी मूल अधिकारों का, उस मात्रा तक यह शून्य घोषित कर दी जाएंगी। अनुच्छेद 13 यह कहता है। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तो इस मामले में न्यायिक पुनरावलोकन, ज्युडिशियल रिव्यू की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है और न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इसमें कहा गया है कि यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, मतलब उसको कम करती हैं या उसको मौलिक अधिकारों को छीनती हैं, तो इस मामले में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वह न्यायपालिका को प्राप्त है और न्यायपालिका जो है उस विधि को, उस नियम को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इसमें दो शब्द हैं, एक विधि है और न्यायिक पुनरावलोकन है। तो इन दोनों शब्दों को हम थोड़ा समझ लेते हैं, जितने सरल दिख रहे हैं इतने सरल है नहीं। तो विधि शब्द जो है संसद के द्वारा बनाया गया कानून, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, राष्ट्रपति का अध्यादेश या राज्य में कोई नियम बनाया गया हो या नोटिफिकेशन जारी किया गया हो या किसी भी प्रकार की प्रथा हो, कस्टम, या संविधान के लागू होने के पूर्व बनाई गई सभी विधियां एवं नियम विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आप विधि शब्द समझ गए होंगे, जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, राष्ट्रपति का अध्यादेश या राज्य में कोई नियम बनाया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया या कोई भी रूढ़ी हो, प्रथा हो, और या संविधान के लागू होने से पूर्व जो पहले बनाई गई थी विधियां, वह सभी जो हैं विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 वह विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। और इसमें दूसरा शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है इंग्लिश में कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। मूल ढांचे के अगर प्रतिकूल पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देती है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो उम्मीद है न्यायिक पुनरावलोकन आप समझ गए होंगे।
अभी तक हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को पढ़ा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई थी और अनुच्छेद 13 में जो है राज्य को मतलब मना किया गया था कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो किसी भी नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती हो। तो अब देखते हैं मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। रियल में जो है मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, वह मूल अधिकारों की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो है मूल अधिकारों की संख्या 6 बची है। पहला है जो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इनको हम क्रम से पढ़ते हैं एक एक करके। पहला पढ़ते हैं समता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया है। तो देखते हैं हम। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समता का जो है तात्पर्य जो है समानता से लगाया जाता है। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो इसमें दो बात कही गई है, कानून के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो सबसे पहले समझते हैं कानून के समक्ष समता। जो कानून के समक्ष समता है, कानून के सामने सब बराबर हैं, इस बात को सबसे पहले प्रस्तुत किया था एविडेसी ने। और यह जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता का अपवाद भी है। राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसके पद पर बने रहने के दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका कारण है कि यदि आप राष्ट्रपति को सजा सुनाते हैं तो वह अनुच्छेद 72 के तहत अपनी सजा को माफ कर लेगा और राज्यपाल जो है 162 के तहत अपनी सजा को स्वयं माफ कर लेगा। अब दूसरा शब्द है विधियों का समान संरक्षण। तो इसको समझ लेते हैं, विधियों का समान संरक्षण क्या है। तो आगे देखते हैं विधियों का समान संरक्षण। इसमें क्या कहा गया है कि विधि अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर सकती है। मतलब जो है कानून जो है अलग अलग वर्ग के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर सकती है। भारत में एससी के लिए अलग कानून है, एसटी के लिए अलग कानून है, ओबीसी के लिए अलग कानून है, बच्चों के लिए अलग कानून है, महिलाओं के लिए अलग कानून है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सभी के लिए जो है, सभी वर्गों के लिए राज्य जो है अलग अलग प्रकार के नियम और कानून की व्यवस्था कर सकती है। तात्पर्य यह है कि राज्य चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकती है, मतलब सकारात्मक भेदभाव कर सकती है लेकिन नकारात्मक भेदभाव नहीं कर सकती है। विधियों का समान संरक्षण जो है इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है और कानून के समक्ष समता जो था उसको इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। धर्म, जाति या मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। यानी कि अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग मेल या फीमेल, जन्म स्थान मतलब डेट ऑफ प्लेस क्या है आपका, इन आधारों पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(1) यह आदेश देता है कि सरकार या कोई भी व्यक्ति, मतलब सरकार या कोई भी व्यक्ति इन 5 आधारों में से किसी एक आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भी कोई व्यक्ति या सरकार स्वयं भेदभाव नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है, कहीं भी प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। इसका उद्देश्य जो है, अनुच्छेद 15(2) का उद्देश्य जो है हिंदू समाज में जो है व्याप्त कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना है। इन 5 आधारों पर धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश अथवा जनता के प्रयोग के लिए जो है समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से जो है वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) कहता है।
अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? राज्य बालकों एवं स्त्रियों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध तथा उसके विकास के लिए संस्थाओं का प्रबंध, महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए महिला आयोग की स्थापना। तो ऐसे ऐसे कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? एससी एसटी के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष उपबंध राज्य सरकार कर सकती है। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? निजी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15(5) जो है एससी एसटी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए व्यवस्था करता है आरक्षण की। तो इन दोनों अनुच्छेदों में अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों ही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन दोनों में असमानता क्या है? अनुच्छेद 15(4) जो कहता है यह जो है सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 15(5) जो है निजी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर अवसर दिया जाएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करता है, एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यह किस प्रकार की अस्पृश्यता का अंत करता है? तो बताना चाहूँगा, जैसे सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने से या प्रार्थना करने से रोकना, यह भी अस्पृश्यता के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से रोकना या तालाब, सड़क आदि के प्रयोग से अयोग्य ठहराना, यह भी अस्पृश्यता के अंतर्गत ही आता है। किसी अस्पताल या शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से रोकना, यह भी छुआछूत के ही अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधार पर या जाति प्रथा के आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना भी एक प्रकार की छुआछूत है। इन सभी कार्यों को अस्पृश्यता के आधार पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता की कोई स्पष्ट परिभाषा कहीं पर भी नहीं बताई गई है। न्यायालय के अनुसार जो है अनुच्छेद 17 के लिए अस्पृश्यता का अर्थ जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप विकसित सामाजिक कुरीतियों से है, जो बुराइयां हैं उनसे है अस्पृश्यता का मतलब। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिएशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आप किस किस प्रकार की उपाधियों को नहीं रख सकते हैं। जैसे महाराज हो गया, विदेशी हो गया, इन प्रकार की उपाधियों का आप जो है प्रयोग नहीं कर सकते, इन प्रकार की उपाधियों को धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे शिक्षा और सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि उपाधियों को आप रख सकते हैं, क्योंकि ये उपाधियां योग्यता से मिलती हैं। जैसे परमवीर चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, सेना में मिलता है, और वीर चक्र हो गया, ये उपाधियां भी आप रख सकते हैं। डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इस प्रकार की उपाधियों को आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे विदेशी उपाधियां हैं, अगर इस प्रकार की अगर विदेशी किसी प्रकार की उपाधियों को आप रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। समता का अधिकार समाप्त हुआ क्योंकि यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत था। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसका विस्तार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत मिलता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत हम समझेंगे कि किन किन कार्यों को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखिएगा, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, बोलने के अंतर्गत जो है चुप रहने की भी स्वतंत्रता इसी में निहित है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति का मतलब जो है अपने विचारों को किसी रूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जैसे बोलकर, गाना गाकर, चुप रहकर, नाचकर, कहानी लिखकर, पेंटिंग बनाकर, कार्टून बनाकर, इन रूपों में अपनी जो है विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) देता है। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब आप शांति रूप से बिना हथियार के कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा कहता है आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। तो मतलब संघ है, संगठन, समिति बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(3) देता है। चौथा क्या है, संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवा क्या कहता है, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं घूमने गए तो वहां पर आप निवास भी कर सकते हैं और वहां पर बस भी सकते हैं। यह स्वतंत्रता आपको 19(5) देता है। छठा क्या कहता है, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई व्यापार कर सकते हैं या कारोबार भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 19(6) देता है आपको अधिकार। और सातवां था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(7) में था यह अधिकार, लेकिन इसमें भी खत्म कर दिया गया, और 31 में था, वहां पर भी ये खत्म कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए अधिकारों का मिसयूज करके एकता और अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक शांति, कोर्ट की अवमानना, सम्मान, विदेशी संबंध, यदि इनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को के मूल अधिकार को जो है छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार जो है मोरारजी देसाई समिति ने 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, यानी कि कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया इसे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है आपको, मतलब आप यदि कोई अपराध करते हैं तो उस समय भी आपको यह संरक्षण प्रदान करता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, यह कहता है किसी व्यक्ति पर केवल FIR दर्ज होने से वह दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसे कोर्ट दोषी साबित न कर दे। मतलब कहता है कि यदि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। तो इसमें कहा गया है अपराध के समय का कानून मान्य होगा 20(1) में। दूसरा है कि दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक अपराध की केवल एक ही सजा मिलेगी। तीसरा है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 की जो है अवधारणा को जीवन के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जो है शोषण मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है, मतलब इसी के अंतर्गत शोषण मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार अंतर्निहित है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है सभी अधिकार शामिल हैं जो मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। जैसे जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार यह बताता है कि केवल शारीरिक अस्तित्व या पशु तुल्य जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। इसी के आधार पर 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, क्योंकि मानवीय गरिमा और सभ्यता के साथ जीवन जीने के लिए मनुष्य का जो है शिक्षित होना अति आवश्यक है। दूसरा है आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, मतलब जीवन जीने के अधिकार में जो है आजीविका का अधिकार शामिल किया गया है। नहीं तो किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि उसके आजीविका के साधन से उसे वंचित कर दिया जाए। तीसरा है इच्छानुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब विदेश भ्रमण भी आप कर सकते हैं। चौथा है स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब राइट टू हेल्थ। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्राप्त करना एक मूल अधिकार है। एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि यदि आप किसी व्यक्ति के परमिशन के बगैर उस व्यक्ति का टेलीफोन टैपिंग कराते हैं, नार्को एनालिसिस कराते हैं, पॉलीग्राफ कराते हैं
या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, एकांतता के अधिकार का उसका उल्लंघन होगा, एकांतता के अधिकार का। टेलीफोन टैपिंग, नार्को एनालिसिस में जो है किसी व्यक्ति से सच बुलवाया जाता है, उसे इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्शन दिया जाता है नशे का। पॉलीग्राफ जो है यह भी एक झूठ, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उससे सच बुलवाने का तरीका है। तो इन दोनों में जो है किसी व्यक्ति की अगर नार्को एनालिसिस कराया जाता है, पॉलीग्राफ कराया जाता है तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगला है आश्रय पाने का अधिकार, राइट टू शेल्टर। राज्य का यह मतलब संवैधानिक कर्तव्य है कि वह आर्थिक स्रोतों के अनुसार सभी नागरिकों को आश्रय प्रदान करने का प्रयास करे। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार। प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने का तात्पर्य है जो है शुद्ध जल, शुद्ध वायु पाने का अधिकार तथा ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण पाने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आत्महत्या यानी कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या का यदि आप प्रयास करते हैं तो आईपीसी 309 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 19 घ जिसमें संपूर्ण भारत में अबाध रूप से संचरण यानी कि घूमने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन का अधिकार है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से अनुच्छेद 19 एक घ और अनुच्छेद 21 इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से जो है एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एकांतता के अधिकार को जो है किन दो अनुच्छेदों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो वह है अनुच्छेद 19 एक घ और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का इक्का लगा है यानी कि बाद में जोड़ा गया है। यह शिक्षा के अधिकार की बात करता है, राइट टू एजुकेशन। यह अनुच्छेद 21 का कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। मतलब राज्य जो है, राज्य की जिम्मेदारी यह है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं जो अनिवार्य शिक्षा है उसको उपलब्ध करवाएगा, यह राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद जो है 21 का यह बाद में जोड़ा गया, यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अनुच्छेद 22 प्रत्येक व्यक्ति को दो प्रकार की गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। पहला है दंडात्मक यानी कि अपराध के बाद, दूसरा है निवारक निरोध, अपराध के पहले। मतलब कि यदि आप कोई गुनाह करते हैं यानी कि अपराध करते हैं, उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है तो किस प्रकार से अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। और निवारक निरोध यानी कि अपराध के पहले, यानी कि आपको अपराध के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किस प्रकार से अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो सबसे पहले देखते हैं दंडात्मक यानी कि अपराध के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है तो किस प्रकार से अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। पहला है कि गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने के लिए वारंट। मतलब कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी कारण बताना होता है। पहला संरक्षण यह प्रदान करता है कि पहले वारंट दिखाइए तब गिरफ्तार करिए। दूसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। मतलब गिरफ्तारी के मतलब 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने मतलब पेश करना। इसमें जो है यातायात और छुट्टियों का समय नहीं गिना जाता है 24 घंटे में। दूसरा है यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप मनपसंद वकील रखने की भी आज़ादी है आपको। अनुच्छेद 22 यह आज़ादी देता है कि आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। अब देखते हैं निवारक निरोध क्या है। निवारक निरोध, इस कानून के अंतर्गत आपको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अधीन किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। मतलब निवारक निरोध एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत आपको अपराध करने से पहले ही बिना वारंट
के अधिकतम 3 माह तक जो है गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। ये जो 3 माह अवधि है, इसकी अवधि जो है सलाहकार बोर्ड के राय के बिना नहीं बढ़ाई जा सकती है। यदि सलाहकार बोर्ड को लगता है कि अवधि यह बढ़ाना चाहिए, तो सलाहकार बोर्ड की राय पर यह बढ़ाई जा सकती है। निवारक निरोध जो है संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। जो यह निवारक निरोध कानून है, यह समवर्ती सूची का विषय है। निवारक निरोध, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, निवारक निरोध क्या है। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है। मतलब उस व्यक्ति पर, इसके अंतर्गत जिसको गिरफ्तार किया जाता है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत, उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। यदि यह आशंका है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य कर सकता है या देश की कानूनी व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे अपराध करने से मतलब रोकने के लिए निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब एक निवारक निरोध कानून बनाया जाता है जिसका यह उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। मतलब यह पता लग जाता है कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए निवारक निरोध कानून के अंतर्गत अपराध करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ जो है इलाज से बेहतर रोकथाम के सिद्धांत का अनुपालन किया गया है। मतलब इलाज से बेहतर रोकथाम होता है, इसका अनुपालन यहाँ किया गया है। संसद द्वारा पारित कुछ निवारक निरोध कानून है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह जो है भारत का पहला निवारक निरोध कानून था, जो 1950 से 1969 तक जारी रहा। मतलब पहला निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950 में जारी हुआ और यह 1950 से 1969 तक जो है जारी रहा। दूसरा है मीसा, इसका पूरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया था, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। जो मीसा है, यह जो है ऐसा निवारक निरोध अधिनियम था, सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ था, जिसके कारण इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था। अगला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इसको शॉर्टकट में कहते हैं रासुका। इसे जो है 1980 में लाया गया था। मतलब इस निवारक निरोध कानून को 1980 में लाया गया था, जो कि यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में जो है सबसे खतरनाक अधिनियम है, जिसके तहत जो है पुलिस जो है इनकाउंटर कर देती है। अगला है टाडा, इसका पूरा नाम है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। इसे जो है 1987 में आतंकवादियों के जो है विरुद्ध लाया गया था। इसका भी दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण इसे 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। अगला है पोटा, इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। यह भी आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया था। यह अधिनियम 2002 से 2004 तक जारी रहा। स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया था। अब देखते हैं आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है, मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। मतलब अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर जो है प्रतिबंध लगाता है। जो मानव के दुर्व्यापार मतलब होता है, इसके अंतर्गत स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के क्रय विक्रय तथा उनका अनैतिक व्यापार इसमें शामिल है दुर्व्यापार में। और बालाश्रम में जो है दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी तथा बेगारी जैसी सामाजिक बुराइयां इसमें आती हैं। तो अनुच्छेद 23(1) कहता है, ना तो आप मानव का दुर्व्यापार कर सकते हैं, ना तो उनसे आप बालाश्रम करवा सकते हैं। अनुच्छेद जो है 23(2) में इसका अपवाद दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी से भी बालाश्रम या बेगारी कराई जा सकती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 24 जो है यह बाल नियोजन पर प्रतिबंध की बात करता है। मतलब आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, छोटे बच्चों से। इसमें जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों
या खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 कहता है। इसके लिए जो है संसद ने बाल श्रम अधिनियम 1986 पारित किया है, जिसमें इसका उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यवसाय जिसमें नियोजन से बालकों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास में बाधा पड़े, बाल श्रम में शामिल किया जाता है। मतलब बाल श्रम में जो है अगर बालकों पर भौतिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास में जो है बाधा पड़ती है तो वह बाल श्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अभी तक हमने दोस्तों 6 मौलिक अधिकारों में से 3 मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 3 मौलिक अधिकारों को हम पढ़ चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। उसमें चौथा, पांचवा और छठवां मौलिक अधिकार बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।